नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नक्सलियों के मददगार यूपी एटीएस के निशाने पर हैं। 3 नक्सलियों को रिमांड पर लेकर एटीएस पूछताछ कर रही है और यूपी के 4 जिलों में पैर जमाने की कोशिश में थे नक्सली। नक्सलियों से मिले डायरी में कई अहम जानकारियां शामिल हैं। बलिया, वाराणसी, आजमगढ़, चंदौली में एटीएस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि नक्सलियों के मददगार यूपी एटीएस के निशाने पर हैं और 3 नक्सलियों को रिमांड पर लेकर एटीएस पूछताछ भी कर रही है। यूपी के 4 जिलों में पैर जमाने की कोशिश में थे नक्सली। नक्सलियों से मिली डायरी में कई अहम जानकारियां शामिल हैं। वहीं बलिया, वाराणसी, आजमगढ़, चंदौली में एटीएस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, यूपी एटीएस पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। 3 नक्सलियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अभी तक क्या कुछ सामने निकल कर आया है? जी बिल्कुल, इसमें रिमांड पे पूछताछ की जा रही है। रिमांड पे लेने के बाद ताबड़तोड़ पूछताछ की जा रही है। उनसे एटीएस ये जांच कर रही है और कौन लोगों से इनके संबंध थे। जो इनकी केंद्रीय नेतृत्व के इनकी जो सभा चलती थी उसका नाम केंद्रीय नेतृत्व के नाम से ये यूज करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण है, ये कभी भी किसी भी मोबाइल से बात नहीं करते थे और ये भी चिट्ठी का प्रयोग करते थे, इसलिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बिहार और जो बॉर्डर के क्षेत्र चंदौली, वाराणसी, यहाँ पर ये सक्रिय थे और धीमे धीमे ये एक गाँव से दूसरे गाँव टहलते रहते थे और इनको पकड़ना काफी मुश्किल था। और बिहार में इन्होंने डकैती भी डाली थी और उसके बाद आकर ये यहाँ पर शरण लिए थे। तो इसमें कई महिला भी साथी हैं इनकी, और लोग कौन कौन है इसमें मददगीर, उनकी भी जांच की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य निकल के आए हैं, कई सफेद पोस्ट इनकी मदद कर रहे थे। वो सफेद पोस्ट कौन थे, उनके ऊपर भी जल्द एटीएस सख्ती करेगी। और कई महत्वपूर्ण सूत्र जो है एटीएस के, वो महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी हैं। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि कई सफेद पेशों का नाम इन्होंने बताया, तो उनके लिए भी मुश्किलों का दौर शुरू होने वाला है। और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक कौन कौन इनके मददगीर हैं, कहां से इनको फंडिंग होती थी, फंडिंग की जांच की जा रही है। और क्या क्या इनके पास, कैसे इनके रहन सहन क्या थे। तो काफी जड़ तक ये घुस चुके थे और ये छोटे छोटे गांव में इनका काफी स्थान रुकने का हो गया था। तो ये काफी खतरे की घंटी थी और एटीएस लगातार इन सब चीजों की जांच कर रही है। और एटीएस ये कोशिश करेगी पर दर पर चीजें खुलती जाएं। और इनको असलहे कौन दिलाता था, काफी चीजें हैं, और असलहे सप्लाई कौन करवाता था, इन सब चीजों की भी जांच कर रही। तो एटीएस पूरी तरीके से अब इनसे पूछताछ कर रही। और कौन से स्लीपर सेल जो था इनका, वो काम कैसे कर रहा था, स्लीपर सेल और लोग कौन है, कौन जो डायरी में कई ऐसे नाम है जिसमें मुठभेड़ में जो लोग मारे गए वो भी साथी अपराधी थे, इनका उनसे कैसे संबंध था। तो काफी चीजें पूछताछ की। नक्सलियों के पास से जो डायरी मिली है, इसमें क्या कुछ जानकारियां थी? बताया जा रहा है कि इसमें तमाम जानकारियां शामिल थी। इसमें क्या ऐसी जानकारियां थी, इसके बारे में, डायरी के बारे में कोई जानकारी मिली है जो इनके पास से बरामद हुई है? देखिए, जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि जो डायरी मिली उसमें कई ऐसे नाम थे जिनकी मुठभेड़ में, पुलिस ने एनकाउंटर मुठभेड़ में मारे गए थे। वो बिहार से लेकर यूपी के कई अपराधी हैं। अभी एटीएस ने उनके नाम नहीं खोले और अभी उस डायरी में कई ऐसे नाम हैं जिसको एटीएस तलाश कर ही कई ऐसे अपराधी हैं जिनको कभी लाइट में रही लेकिन उन्होंने कई बड़े बड़े अपराध किए हैं। तो इन सब चीजों के जांच के लिए जो टीम बनाई गई थी। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, ये सीमा पे रहते थे, इस सीमा में कांड करते थे बिहार में, उसके बाद फिर यूपी आ जाते। तो ये सब चीजें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस थी उनका उपयोग नहीं करते थे, इसलिए इनको पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता था। और ये चिट्ठी से अभी भी काम करते थे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्लीपर सेल की तरह काम करते थे और एक जगह कांड करने के बाद फिर दूसरे प्रदेश में चले जाते थे और लगातार सीमावर्ती पुलिस इनको ढूंढती रहती थी। और दूसरे कभी कभी ऐसा होता था कि दूसरे संगठन के लोग पकड़े जाते थे। और कभी तो कहीं ना कहीं अब काफी चीजें पूछताछ होगी। और कई सबसे महत्वपूर्ण ये है, जो ताजा अपडेट, ये कई सफेद पोस्ट इनकी मदद कर रहे थे, उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब देखना ये है उनके नाम का खुलासा एटीएस कब करती है और कौन कौन लोग। सिद्धार्थ, बताया जा रहा है कि बलिया, वाराणसी, आजमगढ़ और चंदौली, इन तमाम जगह क्या अभी तो पुलिस अलर्ट नजर आ रही है, एटीएस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है, क्या इन 4 जिलों में ये नक्सली कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे?
देखिए सत्यम, अभी पुलिस इन सब चीजों की जांच कर रही है। पुलिस ने कुछ खुलासा ऐसा नहीं किया, केवल जो सूत्र है वो बता रहे हैं। बलिया ये पहले भी नक्सलाइट क्षेत्र रहा है, चंदौली, तो यहाँ पर इनका आना जाना काफी था, गांव में आना जाना काफी था। तो अब जब इनकी बलिया से गिरफ्तारी की गई तो ये पुलिस ये सब जाहिर कर रही है कि आके यहाँ रुकते थे, इसके मतलब यहाँ कोई कांड करने वाले थे। लेकिन अभी कोई पुख्ता इस बात को नहीं कह सकता है। अब अब इसके बाद जानकारी मिलेगी, कुछ जब एटीएस इनसे और पूछताछ करेगी तो काफी चीजें खुल जाएंगी जी। इसके साथ साथ इनकी जो गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ फिलहाल अभी चल रही, क्या इनके और भी साथी देश में अभी मौजूद हैं? देखिए, ये जो नक्सली हैं ये काफी ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे थे, इनको काफी चीजों की जानकारी, आप समझ सकते हैं कितने साथी थे जब ये मोबाइल तक का उपयोग नहीं करते थे, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं यूज करते थे। तो इसके बारे में जानकारी अभी पुलिस कुछ बता नहीं रही, उनके कौन कौन दोस्त हैं, कौन कौन मददगीर हैं, किस किस जिले के हैं और कौन से जिलों में एक्टिव, सब चीज पूछताछ होगी। 1-2 दिन में सब कुछ एटीएस पूछताछ करके क्लियर हो जाएगी। और एक चीज ये, जो इनके द्वारा सुराग दी जाएंगे, तुरंत ताबड़तोड़ छापेमारी की जाएगी। जो ये 3 जिले हैं, यहाँ के जो कप्तान हैं, वो यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, उनको अलर्ट मोड पे कर दिया गया, लगातार कॉम्बिंग बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश इन दिनों त्रासदी से गुजर रहा है और बीते दिनों प्रदेश में हुई बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान वे भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। नड्डा प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे और जगत प्रकाश नड्डा का सिरमौर और शिमला और इसके साथ ही बिलासपुर जाने का भी कार्यक्रम है। यहां वे आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि वे समरहिल की शिव बावड़ी के घटना स्थल पर जायजा ले रहे हैं और इस जगह अब तक 16 शव बरामद किए जा चुके हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं जेपी नड्डा जो हैं वो साफ तौर पर दिख रहे हैं, उनके साथ तमाम नेता हैं और इस दौरान वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही तमाम लोगों से भी मुलाकात करेंगे। ये हिमाचल प्रदेश से तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं यानी कि जेपी नड्डा, वो पहुंचे हैं और वो अभी हिमाचल प्रदेश के भूस्खलन, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता के राणा हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। के राणा, हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर भूस्खलन हुआ है, तमाम लोगों की जान भी चली गई है, पिछले दिनों से लगातार यहां पर बारिश भी हो रही है। इसी बीच जेपी नड्डा पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सत्यम, आज जेपी नड्डा पहुंचे हैं, अनुराग ठाकुर उनके साथ हैं और साथ ही हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और प्रदेश अध्यक्ष राजीव भी वहां पर हैं। ये सब लोग पहुंचे हैं। वहां जाने के बाद सिरमौर जिले के ये पांवटा साहिब पहुंचे और वहां जाने के बाद इन्होंने सभी जगह का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की है और दर्शकों को ये बता दें कि वहां सिरमौरी ताल में जो है बादल फटने की वजह से पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। जब आज लोगों से सुने तो उसके बाद जेपी नड्डा ने कहा कि लोगों का दर्द सुनने के बाद अंदर से बहुत पीड़ा हुई है मुझे, उनका दर्द असहनीय है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लगातार पूरी तरह से लोगों को राहत बचाव में सहायता कर रहा है, रेस्क्यू कर रहा है। और साथ ही जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि केंद्र की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। और सबसे अहम इसी बीच में जो उन्होंने बात कही वो ये कही कि मैं प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व बनकर आया हूं और मैं उनका प्रतिनिधि के तौर पर आप लोगों से ये बात कहता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि केंद्र की तरफ से हर तरह से आपकी और राज्य सरकार की संभव मदद की जाएगी। अब उसके बाद इन सभी लोगों का जो भी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है बीजेपी का, वो हिमाचल के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और लोगों की समस्याओं को उनके समक्ष रखेगा और उसको जल्द से जल्द हल कराने का, सोल्व कराने की कोशिश की जाएगी। सत्यम, के राणा, बताया जा रहा है कि अभी जेपी नड्डा कुछ ही देर में बिलासपुर के लिए निकलेंगे। इसके साथ साथ वो और किन जगहों पर जाएंगे जहां पर बाढ़ और भूस्खलन से लोग बेहद परेशान हैं?
बिल्कुल, देखिए हिमाचल के दौरे पर हैं तो आज सबसे पहले जैसे सिरमौर पहुंचे, पांवटा साहिब पहुंचे और उसके साथ ही जो है वो और तमाम जगहों पर जाएंगे, जिनमें से कालीढांग वहां पर है, वहां पर भी वो जाएंगे, वहां लोगों से बातचीत करेंगे। सिरमौरी ताल वो पहुंचे थे जहां लोगों से बातचीत की थी और आज हिमाचल की उन सभी जगहों का जायजा जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ये सब लोग वहां पहुंचेंगे, लोगों से बातचीत और उसका सिलसिला। और उसी के साथ सबसे अहम ये कि जो लोगों की समस्याओं को सुनने और देखने के बाद जो आश्वासन केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उन आश्वासन पर कितना खरा केंद्र सरकार उतरती है, राज्य सरकार की मदद किस तरह से करती है और राज्य सरकार इस पूरी स्थिति से कैसे निपटती है, क्योंकि आपदा है, प्राकृतिक आपदा है और उस पर किसी का जोर नहीं चलता है, ये बात भी जेपी नड्डा ने कही है। तो इसलिए इन सारी चीजों को देखना होगा कि आखिर इस दौरे के बाद किस तरह से लोगों तक राहत पहुंचती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के राणा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के औरैया की। औरैया में लगातार हो रही चोरियों को लेकर पुलिस प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पूरा मामला जनपद औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां रात में चोरों ने 5 घरों को अपना निशाना बनाते हुए सोने चांदी के आभूषण समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। जब घर के सदस्यों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बक्से और अलमारी के ताले टूटे हुए मिले हैं। आभूषणों की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें चले कि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं औरैया में। ये ग्राम लक्ष्मणपुर थाना अजीतमल के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे आज रात में चोरी हुई है। यहाँ पे 3 भाई हैं जो सटे घर हैं, उनके घर में चोरी हुई है और 2 और अन्य घरों में। जो 2 अन्य घरों में चोरी हुई है वहाँ पे कम ही पाए, एक माला गया है वहाँ से, बाकी इनके घर में चोरी हुई है, ज़्यादा चोरी हुई है। इसमें आभूषण इनके रखे हुए थे, सोने के कुछ आभूषण थे, कुछ चांदी के आभूषण थे, ये आभूषण ले गए हैं चोर। भी बात हुई है, कुछ लोगों द्वारा कहा गया है कि साहब यहाँ पे एक अस्थायी चौकी का निर्माण कर दिया जाए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे अस्थायी जो यहाँ पे चौकी है उसको बनाएंगे और यहाँ पे गश्त की जाएगी। गश्त तो हालांकि हर जगह चल रही है, एट ए टाइम यहाँ पे नहीं आ पाई होगी ये है, लेकिन अस्थायी जब पुलिस हो जाएगी यहाँ पे अस्थायी चौकी खोल दी जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे गश्त और बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा ये निराधार है, आरोप निराधार है। ये पुलिस की प्रक्रिया होती है, कभी इस चौकी पे कोई ज्यादा दिन एक चौकी पे नहीं रुकता है, इसलिए यहाँ से हटाया गया होगा। ये आरोप जो लगा रहे हैं ये निराधार है। उसमें हम लोग ने कई टीम हमारी जो गठित हुई थी उसमें सर्विलांस की टीम भी लगी हुई है और कई लोगों से क्या नाम है कि बहुत अच्छी अभी हम लोग को खबरें मिली हैं और उसमें खुलासा जल्दी होगा, इसका भी खुलासा होगा। चौकी प्रभारी लगातार गश्त पे हैं और अस्थायी ये चौकी खुल जाएगी यहाँ पे, चूँकि ये बॉर्डर लगता है तो जो भी चोरी हो रही है उसका निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। इनके द्वारा जो एक ग्रामीण है इनके द्वारा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामजी परिहार सीधा औरैया से जुड़ गए हैं। रामजी परिहार, लगातार औरैया में चोरी की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए सत्यम जी, मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पर बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार औरैया में यूपी सरकार अपने आप को एक साधारण काम करने जो काम है उसका खुलासा करती है, लगातार अपनी पीठ थपथपाती है। वहीं अगर हम बात करें तो औरैया में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे औरैया पुलिस प्रशासन पर कई सवाली निशान यहाँ पर जो है खड़े हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो इससे पहले भी इसी कोतवाली क्षेत्र के बारेपुर गाँव में करीब 50 से 30 लाख के बीच में चोरी का सामना करना पड़ा था पूर्व प्रधान जो थे, और उसका भी अभी तक खुलासा नहीं कर पाए। उसके बाद ऐसे कई जनपदों में जो कोतवाली क्षेत्र है उन पर भी चोरी हो चुकी है। आज कल बीती रात ही जो कि लक्ष्मणपुर गांव है अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में, वहां करीब 20 से 50 लाख के बीच में चोरी हुई है और इसकी पुष्टि जो क्षेत्राधिकारी अजीतमल ने आभूषण सोने के और चांदी के जो बताए हैं और उसको लेकर नकदी है और परिवारिक जनों का ये भी आरोप है नकदी लेकर फरार हुए हैं, लेकिन इस तरीके से पुलिस ने अभी तक कोई इस पर पुष्टि नहीं की। पुलिस के द्वारा सिर्फ सोने और चांदी के आभूषणों का पुष्टि की गई है और कहा गया है कि इससे 20 से 30 लाख के बीच में चोरी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर चोरों की धरपकड़ के लिए पुलिस किस तरीके से अभियान चला रही है? देखिए सत्यम जी, इससे पहले जो बारेपुर गांव में इसी चौकी क्षेत्र में चोरी हुई है, जब मीडिया टीम के द्वारा उनसे क्वेश्चन किए गए तो सीओ जो क्षेत्राधिकारी अजीतमल ने भरत पासवान उन्होंने बताया कि इस जो पिछली चोरी हुई थी उसमें लगातार सर्विलांस की टीम वहां पर काम कर रही है और आरोपियों की पकड़ के लिए लगातार दबिश दी जाए, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन के हाथ या कोई भी चोर अभी तक नहीं लगाया और ना ही अभी पिछली चोरी का खुलासा हुआ है। और रात्रि इससे पहले एक और चोरी हो चुकी थी, उसका भी पुलिस ने भी खुलासा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बात करें तो पुलिस औरैया जो पुलिस है, जो तेज तर्रार
एसपी चारू निगम है उनके द्वारा लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं कि चोरियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस जो अजीतमल कोतवाली पुलिस है वो इस पूरे मामले पर नाकाम साबित होती नजर आ रही है। अगर हम ऐसे में बात करें तो अन्य जो लोग हैं, चाहे वो बाइक चोरी की बात करें तो पुलिस प्रशासन द्वारा निर्दोष लोगों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाने के बाइक चोरी जैसे कई मामले जो है दर्ज किए जाते हैं, लेकिन सही जो चोरी हो रही है उस पर खुलासा करने में नाकाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। साउथ के मेगा स्टार रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर की सक्सेस के बाद अब इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में एक्टर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके घर पर पहुंचकर मुलाकात की है। इसके बाद वो अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि इससे पहले रजनीकांत ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। रजनीकांत ने अखिलेश यादव से मिलने के बाद मीडिया से भी बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी से अपनी मुलाकात को बहुत बढ़िया बताया है और रामलला के दर्शन के लिए रवाना हो गए हैं। नई साल पहले बॉम्बे में एक फंक्शन में अखिलेश जी से मुलाकात हुआ था। उस दिन से हमारा दोस्ती चल रहे है। आपस में फोन में बात करते हैं। अभी लास्ट 5 साल पहले मैंने इधर आया था शूटिंग के लिए। उधर एक्चुअली अखिलेश जी नहीं थे, नहीं देख पाया। अभी है, अभी आके उनको देखे। सर, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। करते सिखा रहे, मेरे दोस्त है ना, इसलिए बात कर रहे हैं। अयोध्या जा रहे हैं सर दर्शन करने। जी। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब ललितपुर की। ललितपुर में कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। मामला नेहरू नगर मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां कुछ अराजक तत्वों ने शांति भय माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि 30 से 40 लोग हाथों में लाठी डंडे जय श्री राम के नारे लगाते हुए मोहल्ले में आए और पत्थरबाजी करने लगे, जिसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश में जुट गई है। झगड़ा हो गया, उस समय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और इसी बीच कुछ दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और आपस में लड़ाई झगड़ा की है। पूरा जो विवाद हुआ है वो सीसीटीवी में कैद है। हम सीसीटीवी से पहचान करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ मजद फसाद भी बनाने का प्रयास किया है? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी तथ्य प्रकाश नहीं हुआ। थोड़ा आपका कैमरा चेक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे मथुरा की। गदर 2 की सफलता के बाद फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के साथ ठाकुर बाके बिहारी जी के आभार करने के लिए सीधे मथुरा पहुंचे हैं। वहीं हरियाली तीज की शाम वृंदावन पहुंचे हैं। अनिल शर्मा ने परिवार के साथ भगवान बाके बिहारी जी के दर्शन किए हैं और उनको झूला झुलाया है। इसके बाद मंदिर में जो सेवायतों द्वारा भगवान का अंग वस्त्र और प्रसाद भेंट किया गया है और इस दौरान उनसे मिलने के लिए मंदिर परिसर में काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। बचपन से देते रहेंगे कि गोदी में तो जन्म लिया, इससे क्या ये झूला 1947 के 15 अगस्त के दिन झूले का भगवान विराजे थे, उसी दिन देश की आज़ादी हुई। इससे सुंदर बात क्या हो सकती? गदर और इसकी हरियाणा की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि आज के दिन मुझे यहाँ पे पधारना था। तो भगवान के ऐसे दर्शन कहाँ मिलते हैं और मतलब गदर 2 की सफलता के बाद इससे ज़्यादा आशीर्वाद क्या मिल सकता था मुझे? 22 साल पहले एक गदर में आप आए और फिर आप 22 साल बाद में जो गदर 2 सीक्वेंस आया, क्या अंतर लगा दोनों में और क्या दर्शकों का कितना प्यार मिला है? पब्लिक का प्यार दोनों में समान था, तो बस उसी चीज़ की खुशी है, उसी चीज़ का आशीर्वाद लेना है प्रभु से। फादर की बर्थ प्लेस जी, आज घर भी जाएंगे आप? क्या जी, बस कुछ नहीं, बस बहुत इमोशन जुड़े हैं ज़मीन से, तो यहाँ के लोग अपने ही लगते हैं। कभी मथुरा में शूटिंग करते हुए नजर आएंगे? जीनियस में की थी, यहाँ पे काफ़ी की थी और फिर करेंगे और मौका मिले तो और करेंगे। यहाँ पे गदर मचा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गदर 2 के निर्देशक यहां पर पहुंचे हुए हैं और बाके बिहारी मंदिर पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया है। इसके साथ ही
बांके बिहारी को झूला भी झुलाया है। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में तमाम भीड़ भी इकट्ठा हो गई।